समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर दिया जोर। बदलते वैश्विक यथार्थ के अनुरूप यूएन में बदलाव की बताई जरूरत। कहा 21वीं शताब्दी में नहीं चल सकता 20वीं शताब्दी वाला दृष्टिकोण। पीएम मोदी ने कहा 9 वर्ष की राजनीतिक स्थिरता से देश में हुए कई सुधार और प्रगति को मिली नई रफ्तार। भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियों को सराहा। कहा आज वैश्विक चुनौतियों के हल का हिस्सा बन रहा भारत। पीएम मोदी ने कहा 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत। देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का नहीं होगा कोई स्थान। कहा जल्द ही भारत होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सनातन धर्म का अपमान करने पर विपक्षी गठबंधन को लिया आड़े हाथों। राजस्थान के डूंगरपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा को किया संबोधित। कहा घमंडिया गठबंधन वाले कर रहे हैं सनातन को मिटाने की बात। मध्य प्रदेश के सतना में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भाजपा सरकार में हुआ मध्य प्रदेश का जबरदस्त विकास। पीएम मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए उठाए गए बड़े कदम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे G20 की खबरों के साथ। दरअसल 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बेहद करीब हैं। पीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है। भारत उसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। इसके बाद पीएम ने कहा कि G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। बातचीत में आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पक्षों को सुने बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पीएम ने आगे कहा कि भारत ने 1 दशक से भी कम समय में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपनी जगह बनाई है और जल्द ही भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत और कूटनीति ही है। पीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता से इतर रहकर भी भारत विश्व शांति के लिए हर प्रयास को समर्थन देता रहेगा। दुनिया की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि 21वीं सदी में 20वीं सदी का दृष्टिकोण दुनिया में नहीं चल सकता और उन आवाज़ों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें जो मायने रखती हैं। वहीं हरियाणा के नूंह में आज G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक का आगाज होगा। इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए फाइनल एजेंडा तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे।
वहीं नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर सोमवार से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड के लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। 1 दिन की मान्यता वाला कार्ड 200 रुपये का और 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपये का मिलेगा। इसमें 50 रुपये की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है, जो कार्ड वापसी पर आपको लौटा दी जाएगी। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक है। हैदराबाद में आयोजित दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं बैठक में शामिल मेहमानों ने सूफी संगीत का आनंद भी लिया। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में आयोजित की गई। बैठक में भारत के G20 स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। इस बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों, प्रौद्योगिकी सक्षम देखभाल और अन्य मुद्दों और समाधानों के बीच डिजिटल विभाजन पर जन केंद्रित फोकस के साथ साथ तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रेखांकित किया कि चिकित्सा प्रतिरोध उपायों के लिए औपचारिक वैश्विक समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने गोवा की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 देशों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के साथ पणजी में जन औषधि केंद्र का भ्रमण किया। देश में आज 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहा है और चीपर रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। उसके बारे में विस्तृत डेलीगेट्स ने इंफॉर्मेशन ली और चाहा कि ये सिस्टम, ये स्कीम हम अपनी कंट्री में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल तक वाराणसी में आयोजित की गई। बैठक में G20 के सदस्य देशों के 80 प्रतिनिधियों के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीकी खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। Our aim is to harness our knowledge and pass on to others, and the benefits of each one of them is different. विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्यकारी समूह ने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विषय पर 20 अप्रैल को एक वेबिनार का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संपत्ति का डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल कौशल में सुधार और क्षमता निर्माण पर चर्चा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना रहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने डूंगरपुर पहुंचने पर बिड़ेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री ने डूंगरपुर से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया।
परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये यात्रा 19 दिनों तक लगभग 2500 किलोमीटर चलेगी और 52 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क करेगी। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर कहा कि डीएमके के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू को टेरर से जोड़ा और हिंदू का अपमान किया। अब इनके नेता भी यही कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, गमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। वहीं सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये समाज में विद्वेष पैदा करने का एक असफल प्रयास है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। समाज के अंदर जो आपस में मेल मिलाप है, जो समरसता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक शानदार ढंग से काम हो रहा है, उसमें यह बीज घोलने का जो लोग काम करते हैं, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अच्छा होगा कि राजनीतिक जो नेता हैं ये उनको धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। और इस बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समाज में विद्वेष पैदा करने की ये असफल कोशिश है, जिसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में आज हिस्सा लिया और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बीमारू कहे जाने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभरा है। मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,000
171 रुपए थी। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लिए भी उन्होंने बधाई दी है। हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है। कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। और इसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग भारत के धर्म और संस्कृति पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां और आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण,
देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट को लेकर पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया। हमें इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। अंग्रेजी राज हम महात्मा गांधी की अहिंसा की सोच को गांव-गांव और घर-घर में पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ दो गांधी, गुजरात से महात्मा गांधी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से फ्रंटियर गांधी। अगर हम डटे रहे तो इंशाअल्लाह आजादी हमें जल्द नसीब होगी। स्वराज में देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त की जा रही है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से। घटक दल तमिलनाडु के डीएमके के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है। दिस इज नॉट एन स्टेटमेंट गिवन इन आइसोलेशन, बट इट इज हैविंग ए कंप्लीट कॉन्सिक्वेंशियल सीक्वेंस। आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं, ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं। फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं। याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के। गोपाल इटालिया जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी। याद करिए, जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं, और जब सदन में उनसे पूछा जाता है आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था। इसलिए ये जो घटनाएं हैं ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं। इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरंबूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। और इसी गठबंधन के घटक दल डीएमके की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती। केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे। और आज
जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए। और यह जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप यह बोल देते हैं कौन सी योजना बनाई थी आपने। और जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा अनइक्विवोकली एंड टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। एंड वी आर नॉट हैविंग any ray of hope from any government of this INDIA/Ghamandiya Gadbandhan. So I would like to remind that the Honorable Supreme Court of India has given an observation that they will take a suo motu cognizance of any hate speech. So I hope that the Honorable Supreme Court will be keeping an eye and will be having the strict vigil and will take appropriate step on this utterly unequivocal, damaging, violence-provoking hate speech, because it is not only insult, it is saying eradication means to finish। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार कहा जाता है कि वी वांट टू digress the issue। I would like to remind to Mr. Rahul Gandhi that during his so-called Bharat Jodo Yatra, when he was passing through Tamil Nadu, he has taken in his yatra Mr. George Punia, who has openly said that he wears the shoes because he considered the land of Bharat Mata apavitra, and he doesn't want his feet to be touched on this holy land। यह दुकानदार का असली किरदार है, यह मोहब्बत के नाम का हो रहा वोट का असली व्यापार है। और जब डाइग्रेस द इशू की बात करते हैं तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, यह आरोप लगाते हैं कि हम लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, आज मैं पूछना चाहता हूं इस गठबंधन से, वी आर हैविंग द ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%, which is highest among all the major economies of the world। मैं पूछना चाहता हूं ये तथाकथित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की हुई हो। नहीं है। यह बताइए, हमारी जब जब सरकार रही है ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही है, इनकी जब जब सरकार रही है महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही है।
अरे इनके जमाने में तो वो मजाक उड़ता था, आप सबको याद होगा। इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रहती थी? 1.82%। एंड दोज हु रिमेंबर इन 1980s इट वाज रिड्यूक्ड कि भारत तो 2% से ऊपर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज ए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। दैट वाज 2%। और ये वो तब था when they were having almighty, all powerful 2/3 majority government of Srimati Indira Gandhi's 70s 1 to 77. Then another 2/3 majority government of Srimati Indira Gandhi 81 to 84. Then an all-time highest majority government of Rajiv Gandhi 84 to 89. 2% growth rate. हमारी गवर्नमेंट आई है, I can say this 7.8% growth rate in the worst possible situation in the world today. एक जमाने में आईएमएफ से लोन लेने के लिए ये लोग पीछे भागते थे। एंड इन आवर गवर्नमेंट द आईएमएफ चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा सेज दैट इंडिया इज गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट स्टार। जब हमारी सरकार आई है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार आने के बाद 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव को बिजली मिली है, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट बने हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत मिला है। तो जब इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान व्हाट हैपेंड? आज तबाही का मंजर है कि नहीं? And in India, Kashmir, what happened before 2019? What was the growth rate? What was the employment rate? What was the education rate? That's why I want to say with firm conviction, their real design has been exposed. And this design is nothing but to hit and demolish the basic framework of this country, which is the base of knowledge, which is the base of development, which is the base of prosperity. मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये सो कॉल्ड सेकुलर सरकार में इस देश में सोना गिरवी रखा गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991, I would like to remind, within 1 year 2 times devolution of rupee, $1 billion, less than $1 billion of foreign exchange reserve. And it reached 100 billion in Vajpayee government, crossed 500 billion in Modi government. This is our development. और आप जिसको मुद्दे की बात कहते हैं, आपका मुद्दा सिर्फ भारत और भारतीय संस्कृति का अपमान ही नहीं करना, अब बहुत साफ हो गया है कि उसका समूल नाश करना है। तो by any parameter, if they want to talk, again I would like to remind, ask for knowledge. Werner Heisenberg has said that he has got the final concept of relative uncertainty by discussing with Gurudev Rabindranath Tagore on the Vedantic philosophy. मेरे भाई, अगर बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसमें नॉलेज नजर आ रही है और आपको सिर्फ डिवीजन नजर आ रहा है, तो वायरस आपके दिमाग में आ गया है। वायरस ये नहीं है, द वायरस इज इन योर माइंड, एंड दिस वायरस इज नथिंग बट, one is a Macaulay virus of 19th century, another is a Marxist virus of 20th century. और इस अमृत काल में इस विष को निकालना होगा। मैं तमिल भाइयों से कहना चाहता हूं, you talk about the Tamil pride, and he was saying that the Sanatan is a word from Sanskrit language. I would like to say, all the so-called Dravidian parties use the word Dravid. Dravid is not a Tamil word, it is a Sanskrit word, which has been misappropriated by Britishers. It is part of 2 words of Sanskrit. Drav means liquid, Ra means dharti. That is that part of land which is surrounded by water. And it is being used by Adi Shankaracharya. और वेदों में शुनशेप की कथा में आता है, Adi Shankaracharya, when he came to Kashi and he has to discussion with the Vidvat Parishad, they ask, young boy, you give your introduction. Then Shankaracharya said, Adi Shankaracharya I am talking about, he said, अहम द्रविड़ शिशु अस्मि, मैं द्रविड़ शिशु हूं।
all the frameworks of Vedantic philosophy emerged from this southern India, which they call the Dravid land. It is called Dravid land in the Sanskrit text. अद्वैत के प्रवर्तक शंकराचार्य केरल से, द्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्नाटक से, द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य तमिलनाडु से, द्वैताद्वैत के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य आंध्र से, वेदों पर एकमात्र भाष्य लिखने वाले सायणाचार्य विजयनगर एम्पायर से, यानी आज का कर्नाटक और आंध्र। मान्यवर, क्या हिस्ट्री पढ़े हैं? यह कौन सा वायरस आपके दिमाग में घुस गया है? और मैं इसलिए यह भी कहना चाहता हूं, यह वायरस जानते कहां से घुसा है? देयर वॉज a British missionary whose name was G.U. Pope, George Uglo Pope. He has first time tried to bifurcate and he used the word Tamil race. मैं कहना चाहता हूं, जाके पढ़ो उसने क्या क्या लिखा है आपके बारे में। इतनी निगेटिव बातें भी लिखी हैं। एंड दोज हु वांट टू चेरिश, देयर वाज अनदर father, his name was John Lazarus. He has written objective thing, but you are not ready to accept the objective thing. G.U. Pope has written all the thing with design, और वो समझ में आने का प्रयास होता है। I would just like to say that in Thirukkural 1330 verses were written by our esteemed Tamil saints, और उसमें 3 पार्ट है। परुल आगम काम, धर्म अर्थ काम, जो धर्मशास्त्र में लिखा है। मगर अफसोस यह है कि यह मैकॉले और मार्क्स का वायरस ऐसा घुस गया है कि अपनी ही नहीं पढ़ रहे हैं संस्कृति। मैं आज के युवाओं से कहना चाहूंगा, मैं उदयनिधि से भी कहना चाहूंगा, अरे वो दिन गए जिस ढंग की फिलॉसफी पे आप बात कर रहे हैं। शेक दिस वायरस ऑफ 19th century of Macaulay and 20th century of Marx. Come today and see what Modi ji is doing. हमने तमिल संस्कृति को जो सम्मान दिया है, Singol, which has been discarded by Jawaharlal Nehru, has been established with full honor and prestige in the new Parliament of India. It was an initiative of our Prime Minister Shri Narendra Modi. I would like to remind, there was a very famous Tamil scripture, शिल्पतिकारम, जिसमें कन्नगी अम्मा और कोवलम की कथा है। और जब कन्नगी देवी के साथ अन्याय होता है तो कहा जाता सिंगोल टेढ़ा हो गया था। And they want to ridicule, they are ridiculing the Tamil culture. And if you want to have Tamil pride there, yes, it is there in the CERN laboratory, which is the biggest, one of the biggest scientific laboratory of the world in Europe, which has discovered the Higgs boson, the fundamental particle. और उसकी लॉबी में जाइए तो नटराज की मूर्ति लगी हुई है, which is from Tanjavur in Tamil Nadu. Modi ji has got, you remember the Xi Jinping to Mahabalipuram. Has anybody ever thought about the Tamil influence over China? Because there was a king who converted into Buddhism with the name Bodhidharma, and then he went to China, and by the name Dhammo, he has become the patriarch of Jain Buddhism. At one point of time, almost 80% of China was Buddhist, and they considered this king from Mahabalipuram as their patriarch. This was Modi ji have thought about it. So, I would like to say, whether it is the development, whether it is the education, whether it is the self-pride, in all the aspects, there is no comparison between NDA under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and INDIA/Ghamandia under the leadership of Pehchan Kaun. But
This today's instance is painful. This is very damaging, but it is eye-opening also. अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं रह गया है। उनके मुख का मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है। इसलिए मैं अंत में कहता हूं, हम भारत के जिस विकास की ऊंचाई पर मोदी जी के नेतृत्व में ले जा रहे हैं, यह सिर्फ सनातन धर्म का ही नाश नहीं करना चाहते। They doesn't want just only to eradicate the Sanatan Dharma, they want to eradicate the entire developmental paradigm of the present government. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, during our childhood, we used to hear today's Chennai, then Madras, was considered one of the most industrially developed city. आज कहां है चेन्नई? पीछे छूट गया। दिल्ली मुंबई से पीछे नहीं छूटा, गुरुग्राम से पीछे नहीं छूटा, बेंगलुरु अहमदाबाद से पीछे नहीं छूटा, हैदराबाद से पीछे छूट गया। क्यों? क्योंकि आप यही करते रहे। I remember during one of my program in Chennai, I asked the DMK spokesperson why the Microsoft has gone to Bengaluru. They said because the climate there is good, and here the climate is hot. So I want to say that you keep on keeping these type of hot climate, and the development will get evaporating from there. That's why I want to urge the Tamil people, think of the Tamil pride, which is all over the world, all over the India, one of the most prominent religious temples were there. And look at the pace of development, look at the work undertaken for the poor and downtrodden, and have a clear, categorical vision in your mind कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन भारत के विकास के साथ खड़ा है, कौन भारत के समूल नाश के साथ खड़ा है। हम वी वांट टू से कि हम उस भारत के साथ खड़े हैं जो अब दुनिया में नई छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है, और जिसको पूरा विश्व दुनिया से, पूरे दुनिया भर से सब लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। तो मैं एक पंक्ति कह के समाप्त करना चाहूंगा कि आवर विजन इज, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। बरसी मनाने जा रही है। Again, I would like to re-emphasize. I am having 3-4 clear categorical questions. मैं उसको re-emphasize कर देना चाहता हूँ। Number 1, the name of the conference was Eradication of Sanatan Dharma. I want a clear answer from Congress Party. You are in favor of eradicating Sanatan Dharma और हिंदू धर्म? हिंदी में कह देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से साफ पूछना चाहता हूं, आप सनातन धर्म और हिंदू धर्म के समूल नाश के पक्षधर हैं या नहीं? नहीं तो गठबंधन पे क्या विचार है? पॉइंट नंबर 2, वो पढ़ रहे थे उदयनिधि, वो कागज उनको किसने दिया पढ़ने का? पॉइंट नंबर 3, इस गठबंधन की मुंबई बैठक के 24 से 48 घंटे के अंदर यह घटना कैसे हुई? वो साफ करें कि क्या उन्होंने कोई ऐसी योजना वहां बनाई थी? एंड पॉइंट नंबर 4, ये हमारे हिसाब से हेट स्पीच है और इसके ऊपर तमिलनाडु सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, that we urge and request the Honorable Supreme Court of India that you have said that you will keep, Supreme Court will keep an eye and will take a suo motu cognizance of hate speeches, that they should examine it and take an appropriate action in accordance with the law. देखिए, अभी वो वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन तो कर नहीं पा रहे हैं,
तो मानी हुई बात है, वन आईडी वन नेशन, और वन नेशन को मानते नहीं है बिकॉज दे कंसीडर्ड इंडिया इज एमलगमेशन ऑफ 22 नेशंस, और उन्होंने 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट की थी. तो दे डोंट बिलीव इन वन नेशन. दे हैव नो कंक्रीट डिजाइन फॉर वन कोलिशन and not having any coordination, so obviously they will talk about negative about one election. बीजेपी कहती है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेते हैं, लेकिन इसी इलेक्शन ईयर में अगर वो सनातन पर भी अटैक कर रहे हैं तो इसका क्या बड़ा कारण हो सकता है? देखिए, जानते क्या हो सकता है? 2 चीजें हो सकती हैं. Either there are certain elements which is been playing in the hand of forces who want to weaken India, और दूसरा हो सकता है कि मुखौटा जितना भी चढ़ाया, मगर एक वर्ड होता ना, कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ ही जाती है. तो जो आपके दिल की इच्छा होती है, वो एक कहावत कही जाती ना, पुराना गीत था, लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा. तो जब वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, वो नकली चेहरा होता है और ये असली चेहरा होता है. During the opposition time, Kashmir Valley was witnessing Bharat Tere Tukde Honge. Kashmir Valley was witnessing the flags of ISIS. Kashmir Valley was witnessing the flags of Pakistan. Kashmir Valley was witnessing Pakistan Zindabad. And they were unable to hoist the national flag on Lal Chowk even on 26th January and 15th of August. And not only this, during their tenure, the most pious mosque of the Muslims in the entire country, Hazrat Bal, was captured by terrorists. During their regime, the biggest Sufi shrine of the country, Charare Sharif, was burnt alive, destroyed. And during our regime, जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, डल लेक के किनारे तिरंगे की कतार देखिए, और G20 समिट हो रही है. इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम टूरिस्ट आ रहे हैं, डेवलपमेंट का बेस आगे बढ़ रहा है. दैट इज द डिफरेंट पिक्चर बिटवीन देयर रूल एंड आवर रूल. तो सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया, और इस दौरान सीधे तौर पर जिस तरीके से बयान इस वक्त आज दिया गया उदयनिधि स्टालिन की तरफ से, जो विवादित बयान हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर दिया गया, उस पर हमलावर होते हुए नजर आए. साथ ही कांग्रेस को भी जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जो है वो ये साफ कर दे कि आखिर वो किस साइड है. साथ ही तमाम बातें सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कही गई. उन्होंने कहा कि ये जो बयान सामने है उससे ये साफ हो गया है कि मोहब्बत की जो दुकान है उसका किरदार सीधा उजागर हो गया है. स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है. गोपाल इटालिया कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए. सुशील कुमार शिंदे कहते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स में चल रहे हैं, और जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने यूं ही कह दिया था. तो ये तमाम बातें कहते हुए इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी नजर आए. इसी के साथ चलिए अब खबरों का रुख करते हैं. 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं. इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं. पीएम ने कहा कि साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा. हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित में बदल रहा है. भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है. पीएम ने कहा कि G20 में ही हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में भी देखती है. आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा.
लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। पीएम ने आगे कहा कि G20 में अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पक्षों को सुने बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 1 दशक से भी कम समय में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपनी जगह बनाई है और जल्द ही भारत दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत और कूटनीति ही है। पीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता से इतर रहकर भी भारत विश्व शांति के लिए हर प्रयास को समर्थन देता रहेगा। दुनिया की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि 21वीं सदी में 20वीं सदी का दृष्टिकोण दुनिया में नहीं चल सकता और उन आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें जो मायने रखती हैं। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वो इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के चुनिंदा स्टेशनों पर सोमवार से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। 1 दिन की मान्यता वाला कार्ड 200 रुपए का और 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का मिलेगा। इसमें 50 रुपए की सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है जो कार्ड वापसी पर लौटा दी जाएगी। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। इसी पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यक्तिगत रूप से भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारियों में से एक है। हैदराबाद में आयोजित दूसरी डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था में साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशलता से संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर गहन चर्चा हुई। बैठक में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं बैठक में शामिल मेहमानों ने सूफी संगीत का आनंद भी लिया। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक गोवा में आयोजित की गई। बैठक में भारत के G20 स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ। इस बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों, प्रौद्योगिकी सक्षम देखभाल और अन्य मुद्दों और समाधानों के बीच डिजिटल विभाजन पर जन केंद्रित फोकस के साथ साथ तकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रेखांकित किया कि चिकित्सा प्रतिरोध उपायों के लिए औपचारिक वैश्विक समन्वय तंत्र की आवश्यकता है। प्रतिनिधियों ने गोवा की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने G20 देशों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के साथ पणजी में जन औषधि केंद्र का भ्रमण किया। देश में आज 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहा है और चीपर रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। उसके बारे में विस्तृत डेलीगेट्स ने इंफॉर्मेशन ली और चाहा कि ये सिस्टम, ये स्कीम हम अपनी कंट्री में भी उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं।
G20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक 17 से 19 अप्रैल तक वाराणसी में आयोजित की गई। बैठक में G20 के सदस्य देशों के 80 प्रतिनिधियों के अलावा आमंत्रित अतिथि देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवाचार और तकनीकी खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। Our aim is to harness our knowledge and pass on to others, and the benefits of each one of them is different. विदेशी प्रतिनिधियों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्यकारी समूह ने संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के विषय पर 20 अप्रैल को एक वेबिनार का आयोजन किया। बैठक का उद्देश्य विशेषज्ञों द्वारा दीर्घकालिक संरक्षण के लिए सांस्कृतिक विरासत संपत्ति का डिजिटलीकरण करने के लिए डिजिटल कौशल में सुधार और क्षमता निर्माण पर चर्चा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना रहा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।